सो 25 रुपए में आजकल क्या है, क्या ही मिलता है। कोई खास, अगर आपको अपनी ज़िंदगी को चेंज करने के लिए अगर बात कहा जाए तो 25 रुपए में क्या होता है, कुछ नहीं होता है। सो ईपीएफओ ने जो है अपना रिक्रूटमेंट का जो नोटिफिकेशन है वो आउट कर दिया है। ईपीएफओ का नोटिफिकेशन इज आउट एंड इस फॉर्म को फिल करने के लिए आपको चाहिए सिर्फ 25 रुपीज़, सिर्फ 25 रुपये चाहिए एंड यू आर ऑल डन। ओके, ऑब्वियसली बात है कि आपको एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, राइट। सो अगर आप जल्दी में हैं तो इस वीडियो को 1.5 की स्पीड पर देखिए, अदरवाइज आराम से देखिए। ओके, चलो। सो लेट्स सी दैट कि ये ईपीएफ के ये जो ईपीएफओ है इसके नोटिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें दी हैं, इसमें हम क्या कितनी वैकेंसी हैं, कितनी वैकेंसीज हैं, किस में कितनी वैकेंसीज हैं, एंड इसके अलावा कि सिलेबस में क्या चीज़ें हैं, एज क्या, आप कौन से लिमिट तक के लोग हैं, एज लिमिट दिया गया है, तो कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ओके, क्वालिफिकेशन क्या है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में जानेंगे। ओके, चलो। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 418 वैकेंसीज आर हियर। ओके, 418 वैकेंसीज हैं फॉर द पोस्ट ऑफ एनफोर्समेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट्स ऑफिसर। अब ये किस में है, ईपीएफओ में। ओके, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, एंड ये किसके अंडर आएगा, सो दैट इज गोइंग टू बी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। सो दिस इज रियली वेरी गुड। सो यहाँ पे जो कितना पार्टीशन है, कौन से कैटेगरी में कितना वैकेंसी है, वो भी यहाँ पे दिया गया है। ईडब्ल्यूएस में 51 है, ओबीसी में 78, एसटी में 28, एससी में 57 एंड जो अनरिजर्व कैटेगरी है उसमें 204 है। ओके, तो 418 इसमें वैकेंसीज हैं। ठीक है, 418। ओके, चलो। अब यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। सबसे पहले एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपके पास जो है बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट। ऑब्वियसली बात है कि रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या फिर ये यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। उसके अलावा जो है एज 30 ईयर्स मिनिमम, इसका जो एज अपर एज लिमिट जो है, अपर एज लिमिट जो है वो 30 ईयर्स दिया गया है। पे क्या है, पे स्केल लेवल 8 है, 7th पे कमीशन में जो जो पे स्केल है उसमें 8th लेवल का है इसका। तो अच्छा खासा आपको यहाँ पे जो है वो पेमेंट भी मिलेगा। ठीक है, तो ये क्वालिफिकेशन हो गया, एज हो गया, पेमेंट का सीन हो गया। ओके, कितनी वैकेंसीज हैं ये भी हमने आपको सारी, मैंने आपको जो है वो सारी बता दी। नेक्स्ट आता है दूसरी वैकेंसी। अब ये जो दूसरी वैकेंसी है, ये जो दूसरी वैकेंसी है, इस दूसरी वैकेंसी में है 159 वैकेंसीज है। कौन सी पोस्ट के लिए, तो ये है असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। ये भी ईपीएफओ के अंडर, ऑब्वियसली बात है ईपीएफओ का है तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर ही आता है। इसमें कितनी कितनी वैकेंसीज हैं, एससी एसटी की 25 एंड 12 है, एंड ओबीसी की 38 है, ईडब्ल्यू एस में 16 है, एंड अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 68 वैकेंसीज है। ओके, इसमें बहुत ज़्यादा वैकेंसी नहीं है, 159 ही है। इसका जो अपर एज लिमिट है दैट इज़ 35 ईयर्स, 35 साल तक। पे स्केल लेवल 10 आता है 7th पे कमीशन का। ओके, वहाँ पे 8 था, यहाँ पे 10 है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे दिया गया, असेंशियली आपको जो है मिनिमम यहाँ पे तो डिग्री तो होनी चाहिए आपको। ऑब्वियसली बात है, रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर इक्विवेलेंट इंस्टीट्यूट एंड ऑल, किसी भी जगह से। ठीक है, डिज़ायरेबल यहाँ पे ये लोग मानते हैं कि डिज़ायरेबल वो होंगे जिनके पास डिप्लोमा होगा एटलीस्ट इन कंपनी लॉ, लेबर लॉज, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, इसमें से किसी एक में डिप्लोमा होगा तो वो डिज़ायरेबल कैंडिडेट होंगे। ओके, तो ये हमारा दूसरा वाला आ गया जिसमें 159 वैकेंसीज है। ठीक है, 159 वैकेंसीज है जिसमें। ओके, चलो। अब यहाँ पे आ जाता है कि अप्लाई करने के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें एंड ऑल। ये अप्लाई करना है अबव पोस्ट के लिए, अप्लाई करने के लिए 25 तारीख से 25 फरवरी 2023 12 बजे से इसके लिए आप अप्लाई करना शुरू कर सकते हैं। वेबसाइट कौन सी है, ये है, मैंने टेलीग्राम चैनल पे इस लिंक को भी प्रोवाइड कर दिया है, ये पूरी नोटिफिकेशन को भी मैंने वहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है, तो आप वहाँ से भी इसको चेकआउट कर सकते हैं। ओके, देख सकते हैं। क्लोजिंग डेट क्या है, 6 बजे, 1800 आवर्स, 6 PM शाम के 7/3/2023 यानी 17 मार्च 2023 तक आप जो है इसको अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन शाम 6 बजे तक ही कर सकते हैं। ठीक है।
अब यहाँ पे अलग चीज़ इसमें एक बहुत ही अमेजिंग चीज़ ये है कि आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ अ टेस्ट। एक टेस्ट, रिक्रूटमेंट टेस्ट लिया जाएगा एंड उसके बेसिस पे आपको इंटरव्यू पे बुलाया जाएगा। सो देयर इज नो मेंस, कोई मेंस है ही नहीं। कितना अच्छा है ना, ठीक है। तो ये चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि आपको सिर्फ एक प्रिलिमिनरी मतलब एक टेस्ट है, आपको सिर्फ एक टेस्ट को क्लियर करना होगा एंड इफ़ यू डू दैट देन स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ओके एंड यहाँ पे इसी नोटिफिकेशन में एक चीज़ ये भी दी हुई है कि अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं जो कि क्वालिफाई करते हैं पेपर को, कट ऑफ उस हिसाब से आता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो हैं वो क्लियर कर लेते हैं, तो उसके बेसिस पे वो क्या करेंगे कि देन वो डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन जो होगा उसके बेसिस पे छटनी कर देंगे, एलिमिनेशन कर देंगे, ठीक है। तो जब आप फॉर्म फिल करें तो उसमें अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो भी चीज़ें हैं उसको बहुत ही सही सही एंड कंप्लीटली फॉर्म को फिल करें, ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, चलिए अब यहाँ पे जो है एज ऑफ रिलैक्सेशन, तो SC ST के लिए 5 साल तक का रिलैक्सेशन है, OBC के लिए 3 साल तक का यहाँ पे रिलैक्सेशन है। जो EPFO में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, उनको 5 साल का रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया गया है। ओके, प्रोबेशन सिलेक्शन हो जाता है तो प्रोबेशन 2 साल का होगा, रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा, ठीक है, कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट करने के लिए। ओके, ये एनफोर्समेंट ऑफिसर्स, अकाउंट ऑफिसर्स एंड असिस्टेंट पब्लिक प्रोविडेंट कमिश्नर, यानी पोस्ट नंबर 1 एंड पोस्ट नंबर 2 दोनों के लिए ही ये रिक्रूटमेंट टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा, दोनों के जो टेस्ट हैं वो थोड़े डिफरेंट होंगे। अगर आपको दोनों के लिए अप्लाई करना है तो आपको 25 रुपये यानी टोटल 50 रुपीज़ देना होगा। अगर आप सिर्फ एक के लिए अप्लाई करेंगे तो ओनली 25 रुपीज़ आपको पे करना होगा। ओके, अब यहाँ पे हम पहला जो पोस्ट है उसके लिए देख लेते हैं, एनफोर्समेंट ऑफिसर्स या फिर अकाउंट ऑफिसर्स जो है उसका कैसा स्कीम है, सिलेबस कैसा है। तो 2 घंटे का ड्यूरेशन का होगा, सारे के सारे जो क्वेश्चंस होंगे वो इक्वल मार्क्स होंगे, उन सभी के ऑब्जेक्टिव मार्क्स, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होंगे, यानी मल्टीपल चॉइसेस ऑफ आंसर विल बी देयर, 4 ऑप्शंस होंगे एंड ऑल, ठीक है। हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में ही आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसमें पेनल्टी भी होगी, यानी अगर आप रॉन्ग आंसर देंगे तो उसको पेनल्टी लगेगी, 1/3 है पेनल्टी। कितनी है? 1/3 है। सिलेबस क्या है? जनरल इंग्लिश है, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, करंट इवेंट्स एंड डेवलपमेंटल इश्यूज, इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी, जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉज। ओके, इसके अलावा आ जाता है जनरल साइंस एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, जनरल मेंटल एबिलिटी एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मैथ्स आ गया आपके यहाँ पे, सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया। ओके, तो ये जो है आपका ये पहले पोस्ट का पूरा सिलेबस है, ध्यान से पढ़ लीजिएगा, प्रिंट आउट निकाल के अपने सामने रख लीजिएगा। ओके, ये आपका हो गया। इसके बाद अब इसका वेटेज कैसा आएगा, 75:25 है, यानी 75 जो 100% में देंगे तो 75% वेटेज लिया जाएगा टेस्ट का, ठीक है। एंड ये 25 जो है वो इंटरव्यू का रहेगा, इस हिसाब से करेंगे, ठीक है। नाउ अब नेक्स्ट आता है असिस्टेंट पब्लिक प्रोविडेंट कमिश्नर का, असिस्टेंट पब्लिक प्रोविडेंट कमिश्नर का जो हमारा सेकंड पोस्ट है, उस पोस्ट में भी सेम चीज़ है, 2 घंटे का पेपर होगा, इक्वल मार्क्स होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, बोथ हिंदी एंड इंग्लिश में होंगे एंड रॉन्ग आंसर्स पे आपको पेनल्टी पे करनी होगी, यानी 1/3 यहाँ पे भी आपके मार्क्स जो है वो कट हो जाएंगे, ठीक है ना। आता है अब सिलेबस इसका कहाँ मतलब कैसा है, तो सिलेबस में जनरल इंग्लिश रहेगा। ओके, जनरल इंग्लिश है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टाइप का नहीं, बट ऑब्वियसली बात है कि उसकी कॉम्प्लेक्सिटी वो इंक्रीज कर देते हैं। इंडियन कल्चर, हेरिटेज एंड फ्रीडम मूवमेंट्स एंड करंट इवेंट्स, तो आपका करंट अफेयर्स यहाँ पे आ गया। पॉपुलेशन, डेवलपमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन, गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आपका पबेट क्यों दिया गया डिजायरेबल में, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं डिप्लोमा क्यों बोला गया था, ठीक है। प्रेजेंट ट्रेंड्स इन इकोनॉमी, accounting and auditing, industrial relations, labor laws, insurance, basic knowledge of computer applications, general science, elementary mathematics, statistics and general mental ability, and apart from that social security in India। ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपका सेकंड जो पोस्ट है उसके सिलेबस में आ जाता है। इसमें थोड़े से ऐड ऑन होते हैं एज कम्पेयर टू द पोस्ट 1 एंड उसमें से थोड़ा सा एलिमिनेशन है, लेकिन मैक्सिमम चीज़ें इसमें आ जा रही हैं।
वेटेज सेम चीज़ है, 75:25 है। 75 आपका रिटन टेस्ट का है, आई मीन जो रिक्रूटमेंट टेस्ट का है, ओके, एंड 25 आपका इंटरव्यू के लिए यहाँ पर दिया गया है। सेंटर कौन कौन से हैं ये रिक्रूटमेंट टेस्ट के, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगरतला, गोरखपुर, पटना, पोर्ट ब्लेयर, शिलोंग, जबलपुर, जोरहाट, कोची, बिलासपुर, छत्तीसगढ़, लखनऊ, उदयपुर, वाराणसी, बहुत सारी जगह हैं। तो आप इसमें से अपने जो भी प्लेसेस नियर बाई पड़ते हैं, या फिर अगर आप उसी जगह पे रहते हैं तो आप उसको वहाँ पे वो रिक्रूटमेंट टेस्ट के लिए आप उस सेंटर को सेलेक्ट कर लीजिएगा, ओके, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर देख ली। ऑब्वियसली बात है, आपको इंडियन सिटीजन होना ज़रूरी है। एज लिमिट मैंने आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। मिनिमम ये जो मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है वो भी आपको बता दिया गया है, ठीक है। ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपकी हो गई। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज देखिए, द कैटेगरी वाइज मिनिमम लेवल ऑफ सूटेबिलिटी इन इंटरव्यूज इररेस्पेक्टिव ऑफ वेदर द सिलेक्शन इज मेड ओनली बाय इंटरव्यू और बाय रिक्रूटमेंट टेस्ट फॉलोड बाय इंटरव्यू विल बी 50 मार्क्स फॉर अनरिजर्व्ड, ओबीसी के लिए 45 मार्क्स, SC ST एंड फिजिकली हैंडीकैप के लिए 40 मार्क्स होगा आउट ऑफ द टोटल मार्क्स ऑफ द इंटरव्यू विच इज़ दी 100 में सब नहीं डिपेंड करता है कि आपने कितने स्कोर किए, लेकिन मिनिमम तो आपको इतना होना चाहिए, ठीक है। मिनिमम तो आपको इतना होना चाहिए करके। फ़ी तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि 25 जो है वो एक अगर आप पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो, अदरवाइज़ अगर आप 2 के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे आपको 50 रुपीज़ पे करना होगा, ठीक है। तो ये अप्लाई करिए एंड साथ ही साथ जो है इसको पे भी कर दीजिएगा, ठीक है। जो भी पे बाई कैश के लिए मोड के लिए करेंगे तो उनको SBI जाना पड़ेगा, तो यही बोलूँगी भैया कि आप ऑनलाइन ही कर लीजिए। अब तो सारी की सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई है, तो पे भी ऑनलाइन कर दीजिएगा, इसके लिए भागिएगा नहीं कहीं पे जाने के लिए, ठीक है। वहाँ पे जाकर के बहुत चक्कर काटने पड़ते हैं। कंसेशंस एंड एज रिलैक्सेशंस, ये जो एक्स सर्विस मैन एंड जो हैं उनके लिए यहाँ पे अप्लाई करता है, तो भाई आप लोग जो है इसमें से अपना पढ़ लीजिएगा। फ़ी के लिए एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, तो फ़ी में जो OBC मेल कैंडिडेट हैं उनको पे करना पड़ेगा, UR वालों को भी पे करना पड़ेगा, बाकी जो हैं SC ST विमेन एंड ऑल उन सभी के लिए जो है फ़ी पे करना इज़ नॉट कंपल्सरी, दे आर नॉट सपोज टू पे, ओके। वो भी जो है आगे दिखेगा, आई विल शो यू दैट एज वेल, ठीक है। अभी आगे आएगा तो आई विल शो यू। तो यहाँ पे जो है आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं पेपर, आपने जो फॉर्म फिल किया है, रिक्रूटमेंट फॉर्म जो ऑनलाइन फॉर्म फिल किया है, आप उसको 24 तारीख तक, आप उसको 24 मार्च तक आप उसको जो है एडिट भी कर सकते हैं। एक बार आपने इसको फिल कर दिया तो, एक बार अगर आपने फ़ी दे दी तो प्लीज़ एक चीज़ इतना बता दें कि वो फ़ी जो है वो वापस नहीं होगी, तो सोच समझ के इसके लिए अप्लाई करिएगा। जो भी लोगों ने नेम में चेंज किया है बिकॉज ऑफ मैरिज और फिर रीमैरिज या फिर डिवोर्स वीमेन हैं, चाहे कुछ भी हो, किसी अदर सर्कमस्टांसेस की वजह से आपने अपने नाम में चेंज किया है, तो ये सारी चीज़ें आपके पास होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, ये आप ध्यान में रखिएगा। मिसकंडक्ट के लिए एंड ऑल दीज थिंग्स आर नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी ज़रूरी है, एंड ये सारा चीज़ आप अपने दिमाग में रख करके जो है वो हमको फिल करिएगा, कुछ भी गड़बड़ झाला मत करिएगा, अदरवाइज इट इज़ गोइंग टू बी रियली वेरी पेनफुल। सो नो फी फॉर SC ST PW BD विमेन कैंडिडेट, ओके। नो एग्जेम्पशन है जब आती है बात OBC मेल के लिए, OBC मेल के लिए नहीं है एग्जेम्पशन। फीमेल जितनी भी कैटेगरी में फीमेल आती है उन सभी के लिए एग्जेम्पशन है फी में, बट बाकी लोगों के लिए नहीं है, ओके। बाकी लोगों में मतलब OBC मेल हो गए, EWS हो गए एंड UR हो गए, ओके। सो दिस इज इट एंड आप जो है इसको ज़रूर फॉर्म फिल कर दीजिएगा। दिस इज़ रियली वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू। इसके लिए आपको कौन से बुक्स फॉलो करने हैं तो मैं आपको वो दूसरे वीडियो में बता दूंगी, अदरवाइज इट इज़ गोइंग टू बी रियली वेरी लॉन्ग वन, okay. So see ya, bye bye, take care and see you in the next video, and do subscribe also.